हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट। देखिए 6th लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्लोज पैकिंग होती है उसके अंदर जो 3D स्ट्रक्चर पढ़ा अपन को समझ में आया कि जो दो मेजर इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने अपने को HCP और CCP। इसी को क्या बोलते हैं? FCCP बोलते हैं ना। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था और मैंने कहा था अगर इसमें नंबर ऑफ एटम 6 रहेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी 6 रहेंगे, बट टेट्राहेड्रल वर्ड जो रहेंगे डबल रहेंगे इसके 12। ठीक है, अब देखो अगर CCP की बात करते हो तो FCC के सेम ही होता है। तो Z अगर 4 रहता है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड रहते हैं 4 और टेट्राहेड्रल वर्ड रहते हैं उसके डबल 8। यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब एक बात बताओ, मुझे ध्यान सुनना बात को। अगर मैं बोलूँ CCP मतलब FCC की बात करूँ, है ना, तो मुझे पता है कि FCC में जो 4 एटम होते हैं, एटम कहाँ कहाँ पे होते हैं? देखो मुझे पता है 4 एटम कहाँ कहाँ पे होते हैं। एक कॉर्नर पे होते हैं सारे, और सारे फेस सेंटर पे होता है। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन सबका मिला के 1 होता है, फेस सेंटर 3 होता है। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, पर क्या आपने को ये पता है कि इसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ होते हैं? ये तो नहीं पता है अपन ने अभी तक, है ना। ध्यान दो, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड एंड लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन CCP। ठीक है, ये चीज अपने को पढ़नी है। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन HCP अपने कोर्स में नहीं है। HCP में कहाँ पे OVTV होते हैं ये अपने को नहीं पढ़ना है, बट अपने को CCP या FCC में OVTV की लोकेशंस क्या क्या होती है, किन किन एटम से मिलके बनता है, ये पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। NCERT भी गिवन है, देखिए। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन CCP। और CCP और FCC एक ही बात होती है ना। तो पहले ये पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे ऑक्टा कैसे होता है। ध्यान दो, अगर मैं आपके सामने एक क्यूब बनाऊं, ठीक है, ये क्यूब बना। अब इसको वापस से अपन काटेंगे। देखो, एक तो यहां से काटेंगे, सीधा स्ट्रेट काटेंगे तो कैसे कट जाएगा ये? वन। इसको ऐसे काटेंगे हॉरिजॉन्टल, टू। अब इसको थर्ड ऐसे काटेंगे वर्टिकल, ठीक है। अब सारी लाइन ज्वाइन करेंगे। एक लाइन ज्वाइन किया अपन ने, ये वाली, एक करेंगे ये वाली, और लास्ट करेंगे ये वाली। ठीक है, तो अब आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा होगा। अब इस क्यूब से आपको बनाना है एक फेस सेंटर। अब मुझे बताओ फेस सेंटर क्या होता है? फेस सेंटर में सारे फेस सेंटर क्यूबिक में क्या होते हैं? सारे एटम से तो कॉर्नर पे होते हैं। फटाफट से कॉर्नर बनाइए। एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4, टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। 5, 6, 7 और ये हो गए 8। ठीक है, तो टोटल आपको 8 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं। अब फेस सेंटर पे आपको डॉट करना है। देखो ध्यान दो, लेफ्ट साइड का फेस ये है, इस फेस का सेंटर देखो, ये फेस सेंटर है। ठीक है, टॉप का फेस सेंटर ये है, राइट साइड का ये है, बॉटम का ये है, फ्रंट का देखो ये वाला है, और बैक का ये वाला है। ठीक है, तो अब आपको एक क्यूब दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सारे कॉर्नर्स पे एटम है और सारे फेस सेंटर्स पे एटम है, और इससे क्या बोलते हैं? इसी को CCP और FCC बोला जाता है। ठीक है, अब अपने को लोकेट करना है इसमें कि टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ होते हैं। आप ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान दो। मुझे पहले लगा टेट्राहेड्रल वर्ड होता कैसा है। देखो ध्यान दो, कैसा होता है? 3 एटम तो नीचे होते हैं, तो बात सब लोगों को, और एक एटम कहाँ होता है? इसके ऊपर होता है। ठीक है, तो पहले मैं नीचे आपको नीचे वाले 3 एटम दिखा रहा हूं। देखो ध्यान दो, नीचे वाले 3 एटम पे गौर करना। नीचे वाले 3 ब्लू वाले, फर्स्ट तो ये ले लिया मैंने, ध्यान दो। नीचे वाले 3 जो एटम हैं वो ये 3 फेस सेंटर बनेंगे। देखो ध्यान दो, आपको पहले बताओ इस क्यूब के अंदर 8 छोटे क्यूब दिखाई दे रहे होंगे ना। यहाँ पे नीचे आगे एक क्यूब, पीछे एक क्यूब, आगे एक क्यूब, पीछे एक क्यूब, 4 क्यूब नीचे, 4 क्यूब ऊपर।
8 क्यूब दिखाई दे रहे होंगे। अब नीचे वाले में आगे में जो लेफ्ट साइड का जो है ना फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट क्यूब है, इसको देखो सिर्फ, है ना। इसमें देखो, इसमें 3 फेस सेंटर, एक फेस सेंटर, एक आगे है एक नीचे है, 3 फेस सेंटर, 3 फेस सेंटर ज्वाइन करोगे ना तो ये नीचे वाले 3 ज्वाइन हो जाएंगे। ये ऐसे 3 नीचे वाले ज्वाइन हो चुके हैं, है ना। देखो ध्यान दो, आपको ऐसे एक प्लेन दिखाई दे रहा होगा आगे से यूं, देखो ध्यान दो, ये वाला आइटम यूं आगे और यूं पीछे आ रहा है, 1 2 3 आगे से यूं पीछे आ रहा है। और ध्यान दो, जब ये आगे से यूं पीछे यूं जा रहा है ना, इसके यहां पे ये जो आइटम है ना, ये आइटम, ये गोला इसके बीच में आ रहा है। तो ये तो होता है ना कि एक ट्राइंगल होता है, इस ट्राइंगल के बीच में गोला होता है, तो ये ऐसा ट्राइंगल नहीं है ना, ये ट्राइंगल यूं है। जब ये ऐसा ट्राइंगल है तो इसके यहाँ पे जो एटम आ रहा है, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनाएंगे। देखो कैसे, 3 तो यहाँ पे हो गए और एक इसके फ्रंट में रहेगा कौन सा, कॉर्नर वाला, ये वाला। देखो दिखाई देगा आपको, अब 3 ये बना रहे हैं और एक आ जाएगा कॉर्नर का। देखो समझ में आया। तो 3 फेस सेंटर और एक कॉर्नर मिलके क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल वर्ड बना। देखो ये एनसीईआरटी की पिक है, इस एनसीईआरटी की पिक में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कैसे कैसे 3 फेस सेंटर और एक कॉर्नर मिलकर क्या बनाते हैं, एक टेट्राहेड्रल वर्ड बनाते हैं। इसका मतलब जो पॉइंट आपको ध्यान देना है, ध्यान दो, जो पॉइंट ध्यान रखना है वो देखिए कि 3 कॉर्नर प्लस 3 फेस सेंटर, है ना, फेस सेंटर है ये, 1 2 3 प्लस 1 कॉर्नर, 3 फेस सेंटर और 1 कॉर्नर मिलके क्या बनाएगा अपने पास, एक 1 टेट्राहेड्रल वर्ड बनाएगा। ठीक है, अब बताओ, ये तो एक क्यूब में बन गया, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, 8 है। इसका मतलब टोटल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। और देखो तो बनेगा कहां पे, ये जो बॉडी डायगोनल होता है ना, ये बॉडी डायगोनल होता है यहां से यहां तक का, उस बॉडी डायगोनल पे 2 बनेंगे। ध्यान दो, अगर मैं इस एटम, ये पीछे वाला एटम, इससे आगे तक का कॉर्नर लेके आऊंगा, इस ये वाला ये कॉर्नर ज्वाइन करूंगा तो बॉडी डायगोनल बन जाएगा। इस बॉडी डायगोनल के अंदर जो यहाँ पे आगे की साइड क्या बनेगा, एक वर्ड बनेगा। इसका मतलब मान लो ये बॉडी डायगोनल है ना, अगर ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल, तो इसमें एक वर्ड तो बनेगा यहाँ, एक वर्ड बनेगा यहाँ। मतलब सेंटर अगर यहाँ पे है, ध्यान दो, है ना, तो इसके सेंटर के भी सेंटर में एक बनेगा, इस सेंटर के सेंटर में एक बनेगा। इसका मतलब देखो, ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस होती है पूरे √3a, इसका आधा यहां तक कितना हो गया, √3a/2, उसका भी आधा कितना हो गया, √3a/4। इसका मतलब ये कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे होता है। ध्यान दो, टेट्राहेड्रल वर्ड कहां होता है, √3a/4 डिस्टेंस पे होता है। और कहां पे होता है, बॉडी डायगोनल पे होता है। और एक हर बॉडी डायगोनल पे कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। और एक पे कितना है, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड 4, और एक पे 2 है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर बात, यहां तक ध्यान दो। देखो तो यहां तक आपको ये 2 चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। पहला कि बनता कैसे बनेगा, 3 तो फेस सेंटर से और एक कॉर्नर से, पहली बात। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि बनता कहां पे, ये हर बॉडी डायगोनल पे 2 बनते हैं। टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4, तो 4 × 2 कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दूसरा ध्यान रखना है, इसकी कॉर्नर से इसकी जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो होती है √3a/4 होती है। समझ में आया। तो ये सारा किसके बारे में, आपका लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड इन सीसीपी समझाया मैंने आपको। क्लियर बात सब लोगों को, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब अपन बढ़ेंगे लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन सीसीपी। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है नहीं किसी को, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन सीसीपी पढ़ेंगे। देखो अपन वापस से अपने को ये क्यूब बनाना पड़ेगा। है ना, एक तो सारे एटम कॉर्नर्स पे आ जाएंगे और कहां पे आएंगे, सब फेस पे आएंगे। देखो ध्यान से फटाफट से,
1 2 3, ठीक है। इसको एक ज्वाइन कर देंगे 1, इसको ज्वाइन कर देंगे 2 और इसको ज्वाइन कर देंगे 3। क्लियर सबको बात यहाँ तक? ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं बनाऊंगा सीसीपी तो कैसे बनेगा, एक तो हर कॉर्नर पे एटम, और कहाँ पे होता है, हर फेस पे होता है। तो ये लेफ्ट साइड का फेस, ये राइट साइड का फेस, ये टॉप का फेस, ये बॉटम का फेस, ये फ्रंट का फेस और ये बैक साइड का फेस ना, ठीक है। ध्यान दो, अब लोकेट करना है इसके अंदर अपने को सीसीपी। अब पहले आप मुझे बताओ कि सीसीपी होता कैसे है। ध्यान दो, देखो सीसीपी तो कैसे होता है, 4 एटम तो एक ही फेस के अंदर है ना, 4 एटम एक प्लेन के अंदर, एक एटम ऊपर एक एटम नीचे, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं 4 एटम दिखाऊंगा। आप 4 एटम, बस मेरे पेन देखिए, आपको जो मैंने ऐसे प्लेन काटा है, ऐसा प्लेन है ना, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन काटा है, इसमें 4 एटम दिखाई देंगे। देखो, एक फेस बैक फेस सेंटर, लेफ्ट से फेस सेंटर, राइट फेस सेंटर और एक फ्रंट वाला फेस सेंटर है ना। तो ये सारे क्या मिल रहे हैं, ये 4 एटम मिलेंगे। देखो 4 एटम हो गए। ये 4 एटम कौन से हो गए, ये वाले हो गए। अब इसके ऊपर एटम है तो इसके ऊपर जस्ट बीच के सेंटर के ऊपर एटम कौन सा है, ये वाला एटम है। इसका मतलब एक तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये भी यहां से जुड़ेगा और ये भी यहां से जुड़ेगा। और एक जस्ट इसके नीचे, तो एक जस्ट इस सेंटर के नीचे कौन सा, ये एटम आ गया, ये भी जोड़ दो। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा अब साफ साफ कि इसमें एक बॉडी सेंटर बना है। बॉडी सेंटर पे मतलब बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है। इसका मतलब इसमें जो वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, वो क्या है, 2 टाइप से बनते हैं। ध्यान दो, 2 टाइप से बनेंगे। फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, इसके अंदर 4 फेस सेंटर और प्लस नहीं, पूरे के 6 फेस सेंटर है, 1 2 3 4 और ये फेस सेंटर है। टोटल 6 फेस सेंटर से मिलके क्या बनेगा आपके पास, एक ओवी बनेगा। तो एक ओवी तो बना लिया आपने ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब टोटल नंबर ऑफ ओवी होते कितने, टोटल नंबर ऑफ ओवी होते हैं 4। इसका मतलब 3 और कहीं छुपे हुए हैं। इस क्यूब में 3 और कहीं छुपे हुए हैं, आपको मैंने दिखा दिया है, एक दिखा दिया ना। अब देखो बाकी कहाँ है, ध्यान देखना। अब वापस से मैं आपको पहले नीचे वाले 4 एटम दिखाऊंगा। एक ही प्लेन के 4 एटम देखिए। अगर मैं इस एज को लेके चलूं, ध्यान दो, इस एज को आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा एनसीईआरटी का, देखो इस एज को लेके चलूं तो इसके पीछे एक एटम होगा, तो इसके आगे भी एक एटम होगा। समझ में आ रहा है आपको? एक काम करता हूं, मैं आपको एक नया क्यूब में समझाता कि आप इस सवाल से कंफ्यूज ना हो। ध्यान दो, ध्यान दो। अब लोकेट करते हैं, देखो एटम्स इसके अंदर 4 कॉर्नर ऊपर, 4 कॉर्नर नीचे, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट और बैक, ठीक है। ये अपना बन गया एक एफसीसी। अब इस एफसीसी में देखिए कि आपको कहाँ जो बाकी के 3 जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वो देखिए कैसे मिलेंगे। 4 एटम नीचे वाले देखना आप। अगर इसको मैं सेंटर मानूं तो अगर एक एटम आगे पीछे की साइड है तो इसके आगे भी सेम का सेम क्यूब होगा। तो एक एटम पीछे है तो एक एटम कहाँ होगा, आगे होगा। इस सेंटर से एक एटम लेफ्ट में है तो एक एटम कहाँ होगा, राइट में होगा, होगा ना, क्योंकि इधर भी एक क्यूब होगा इसकी सेम का सेम, ये सब सिमेट्रिकल चल रहा है। अब इन चारों को ज्वाइन कर दूंगा ना, अगर मैं इन चारों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, इसका मतलब क्या बन जाएगा, नीचे के 4 एटम बन जाएंगे। अगर नीचे के 4 एटम बन गए तो इनके सेंटर में ऊपर एक एटम होना चाहिए। तो क्या इसके सेंटर में ऊपर एक एटम है, हाँ बिल्कुल है। तो ये क्या जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बिल्कुल बॉटम में भी एक एटम होना चाहिए, तो इसके सेंटर बॉटम में कौन सा, ये वाला एटम है, देखो ये भी जुड़ गया।
सोच पा रहे हो आप लोग? इसका मतलब क्या हुआ, एक एज पर है ना, एज पर यहां पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड बन चुका है। और जो एज का ऑक्टाहेड्रल वर्ड ना, मतलब कैसे बना है ये 4 तो फेस सेंटर से बना है और 2 कॉर्नर से बना है। इसका मतलब इसके बाद जो दूसरे बनेंगे वो 4 तो बनेंगे फेस सेंटर से और 2 बनेंगे कॉर्नर से। क्लियर बात सब लोगों को? और इसके जो नंबर होंगे वो होंगे, टोटल एजेस कितनी होती हैं 12, है ना। और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, तो 1/4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड। देखो यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, क्योंकि जो सेंटर बना था उस सेंटर के अंदर तो कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है इससे। सेंटर में जो बनेगा बॉडी सेंटर का तो कंट्रीब्यूशन 1 होता है, 1 to 1 होता है। इसका मतलब क्या होगा, इंटू 1 करो तो 1 ही आएगा। पर यहाँ पे कहाँ बना है, यहाँ पे ये बना है हर एच सेंटर पे, और एच सेंटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4 था, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड है ना। इसका मतलब जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो 6 फेस सेंटर से मिलकर बनता है, जो कहाँ बनता है, ये बनता है आपका बॉडी सेंटर पे। और कहाँ बनता है, और सारे एज से बनते हैं। एज पे जो बनेगा ये बनेगा एज पे, है ना। ये कितने होंगे 12 होंगे, 1/4 इज इक्वल इंटू 3 ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, अगर मैं इनको लोकेट करूँ, देखो नॉर्मल से क्यूब के अंदर कहाँ बनेंगे ये, मान लो ये FCC है ना, मान लो FCC है। अगर इसके अंदर एक तो बनेगा सेंटर में, एक तो बनेगा OV, ये बाकी कहाँ बनेंगे सारे OV, सारे बनेंगे एजेस पे, ये सारे OV बनेंगे, ये सारे मैंने OV डोनेट कर दिए। क्लियर बात सब लोगों को? इसका मतलब देखो यहाँ मैंने आपको OV का लोकेशन बताया है। OV जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बनता है बॉडी सेंटर पे जो बनता है 6 फेस सेंटर से, दूसरा बनता है किससे, एज पे बनता है। ये किससे बनेगा, ये 4 फेस सेंटर से और 2 कॉर्नर से मिलके बनता है। टोटल कितने हो गए, 1 + 3 कितने हो गए, 4 हो गए। और ये बनते कहाँ पे हैं, एक तो बनता है बॉडी सेंटर पे, बाकी सारे कहाँ बनते हैं, एजेस से बनता है। ठीक है, क्लियर है सबको बात यहाँ तक? अब इसके बेसिस पे अगर अपन क्वेश्चंस करेंगे आगे ना, और पहले समझेंगे कि जो आपको रेडियस रेशियो बताया था ऑक्टाहेड्रल वर्ड का, टेट्राहेड्रल वर्ड का, उसको भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखो इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट जो है ना वो है एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी में। आपके बोर्ड पे भी आ गया होगा, स्क्रीन पे भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आ गए होंगे। देखिए, तो फर्स्ट जो 1.1 एग्जाम्पल जो है वो बोल रहा है, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y, एटम्स ऑफ द एलिमेंट y मेक CCP। इसका मतलब y जो है ना ये तो बना रहा है CCP। CCP मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं इसके अंदर, 4। इसका मतलब y का तो नंबर कितना हो गया है, 4 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला आगे, एंड दोज ऑफ एलिमेंट x ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसका मतलब x जो है ना ये ऑक्टा, तो ऑक्टा भी कितने होते हैं, 4 ही रहेंगे, है ना। जितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उतने ही ऑक्टा रहते हैं, उसके डबल टेट्रा रहते हैं। इसका मतलब x भी 4 और y भी 4। इसका मतलब x और y हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो अगर बोला जाए तो इसका सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.2, ध्यान दो। देखिए इसे बोला इसने, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म CCP लेटर्स। का मतलब कि बी ने बनाया है HCP होता है 6 HCP। और नेक्स्ट बोला है इसने, एंड दोज ऑफ द एलिमेंट ए ऑक्यूपाई 2/3, है ना। मतलब ए जो है ना वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड बना है। टेट्राहेड्रल वर्ड कितना, इसके डबल, तो 12। तो कितने करा, 4 4 2 8। तो इसका मतलब ए तो हो जाएगा 8, बी हो जाएगा 6। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए हो जाएगा इसके बाद 4 और बी हो जाएगा 3। बोलेगा समझ में आपको, सबको सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद देखो अब दो दूसरे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो अच्छे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब आपको बोर्ड पे 2 क्वेश्चन और दिखाई दे रहे होंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इसने बोला इन कंपाउंड सी फॉर्म CCP लैटिस। देखो सॉल्यूशन इसका है ना, पहले इसको एक काम कीजिए, आप स्टॉप करके दोनों को सॉल्व कीजिए। इन दोनों में इंफॉर्मेशन गिवन है, इससे आपको फॉर्मूले बनाने हैं कंपाउंड के ना। देखिए, तो अगर आपने कर लिए होंगे तब देखिए, सी फॉर्म CCP लैटिस। देखो इसका मतलब सी जो होगा, CC मतलब नंबर आइटम कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, उसका मतलब ए ऑक्यूपाई 50% ऑफ टेट्राहेड्रल। इसका मतलब कि ए जो होगा ये 50, टेट्रा कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल ना OV हैं। तो अगर नंबर आइटम्स अगर 4 रहेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी 4 रहेंगे, पर 50% मानी 50%।
इसका मतलब 4 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसने बोला है जो B है वो 25% टेट्रा, टेट्रा डबल होते तो 8 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 1/4, देन इट इज इक्वल टू 2. So the formula of the compound is A2B2 and C4, and if you convert it into simplest ratio then it will become ABC2. सिंपल है बिल्कुल। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट अपन ने पढ़ा इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें C जो है ये बना रहा है CCP। अच्छा ऊपर भी CCP करा था अपन ने, तो थोड़ा सा टफ करने के लिए काम करते हैं, इसको करते हैं HCP, ठीक है। अब कीजिए इसको, देखो तो C तो क्या होगा, HCP मतलब नंबर आइटम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। A देखिए, A जो होगा वो होगा 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 6 के 6 ही होते हैं, और 75% मानी 3/4, है ना। यहाँ भी 70% कितना आया था, 25 था ना, 75 कितना हो जाएगा, 75/100 तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, प्लस और 25% टीवी तो डबल होते हैं, 12 इंटू 25 मतलब 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो तो ये कटेगा आपका, ये कट गया 2 से 3 2, और ये हो जाएगा आपके पास, ये 2 से काट दो 6, ठीक है, इतना ही काटो उसको ना। देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3, देखो ये हो जाएगा आपका 9/2 प्लस 6/2, टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। या फिर चेक कर ले, देखो इसको एक बार, है ना। 75% ऑफ ओवी होते हैं 6, 75 मतलब 3/4 हो जाएगा ना। ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 और ये हो जाएगा 2, बिल्कुल सही। 25% ऑफ टीवी होते हैं डबल, तो 6 का डबल 12 और 1/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9/2 प्लस 6/2 15/2, ठीक है। अगर बात करेंगे बी आइटम्स की, तो बी होता है 75% ऑफ टीवी कितना है 12, और 75 कितना होता है 3/4, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, देखो आपका इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखो ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 6 से, है ना। और सिंप्लीफाई मत करो एक बार इसको, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 18/2 आ जाएगा ना, ठीक है। देखो यहाँ से, तो अगर मैं ABC फॉर्मूला बनाऊँ, A तो आ गया 15/2, B आ गया 18/2 और C आ जाएगा आपके पास 6। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, A 15, B 18 और C आ जाएगा 12। क्लियर बात सब लोगों को, ठीक है। और सिंप्लीफाई हो सकता है, हाँ, अगर इसको मैं सबको 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, A तो आ जाएगा आपके पास 5, B आ जाएगा 6 और C आ जाएगा 4, तो आ जाएगा A5 B6 C4 आ जाएगा। समझ में आया, तो ये इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्लियर सबको यहाँ तक बात। देखो बच्चों, अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है 1.8, इसमें है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल, ध्यान दो। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये 1.8 है, इसमें है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। ध्यान दीजिए, देखो एनसीईआरटी का 1.8 आर्टिकल है, आपको साइड में दिखाई भी दे रहा होगा। देखो इस आर्टिकल में क्या करते हैं, बेसिकली अपन डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं ना, किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है वो निकाली जाती है। अब दिमाग में बात फिक्स कर लो, जो यूनिट सेल की डेंसिटी होती है वही किसकी रहेगी, पूरे सॉलिड की डेंसिटी भी वही रहेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो यूनिट सेल की प्रॉपर्टी रहेंगी वही सॉलिड की प्रॉपर्टी रहेंगी। तो यहाँ पे अपन यूनिट सेल की डेंसिटी निकालेंगे, वही क्या रहेगा, सॉलिड की डेंसिटी रहेगी। देखो कैसे निकालेंगे, अगर मैं बात करूँ डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यूनिट सेल का निकाला तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर बात सब लोगों को, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब मास ऑफ यूनिट सेल में कैसे निकालोगे, कोई यूनिट सेल है, इसमें मास किस चीज का होगा, मास जो पूरा होगा, देखो मान लो यूनिट सेल से मास किस चीज का है, जो एटम्स है उसका मास है। इसका मतलब कैसे बोलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, मास ऑफ यूसी, नंबर एटम तो Z होते हैं यूनिट सेल में। अब एक एटम कितना हो जाएगा, इनटू M, ठीक है। ये M क्या है, ये मास ऑफ सिंगल एटम है। अगर मैं बोलूं मोलर मास,
m। अगर मैं मोलर मास बोलूं तो मुझे बताओ मोलर मास जो होता है ये कितने एटम्स का मास होता है? मोलर मास तो एक मोल एटम का होता है, एक मोल मतलब Na एटम का होता है ना। Na एटम का मास कितना है? Na एटम का मास है m मोलर मास, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा m/Na। ठीक है, अब इसको m/Na क्या हो चुका है? ये आपके पास है मास ऑफ सिंगल एटम। ठीक, इसको यहां पुट कर देंगे और मास ऑफ यूनिट सेल को यहां पुट कर दें। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? Z इंटू मास ऑफ सिंगल एटम कितना था? m/Na। क्योंकि m जो है ना वो किसका है? m तो किसका है? पूरे एक मोल का है, तो एक एटम कितना हो जाएगा? m/Na आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या रहेगा इसके अंदर? यूनिट सेल क्यूबिक है तो क्या रहेगा? a क्यूब रहेगा। अपन क्या करेंगे? क्यूबिक वाले पढ़ेंगे सारे, तो क्या आएगा? इंटू a क्यूब। समझ में आपको बात यहां तक? तो यहां तक ये फॉर्मूला आपका आ गया Z इंटू एम डिवाइड बाई Na इंटू a क्यूब। ध्यान दीजिए, ध्यान दो। तो है ना, इसमें Z जो है, Z तो पता है क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, है ना। अगर बात करेंगे सिंपल क्यूब की तो हो जाएगा 1, अगर बोलेंगे BCC की तो हो जाएगा 2, बोलेंगे FCC तो कितना हो जाएगा? 4, है ना। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर आगे जब आपको NaCl CaCl बताऊंगा उसके लिए Z अलग यूज करेंगे, वो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि Z क्या यूज करना है ना। ठीक है, अभी नॉर्मल पर मेटल्स का निकालना है, ऐसे मान लो, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद M होगा मोलर मास। मोलर मास ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आता है ग्राम के अंदर। Na क्या होगा? Na होगा अपने पास एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 10⁻23 ना। फॉर सिंपल कैलकुलेशन यू कैन यूज 6 इंटू 10⁻23 हेयर। ठीक है, और A जो होगा A, ये लेना है अपने को सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में लो, ताकि जो आपका डेंसिटी जो आएगा फाइनली वो आएगा ग्राम पर सीसी में आ जाएगा। क्योंकि ऊपर जब इसका तो यूनिट है नहीं, इसकी यूनिट है नहीं, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू सीसी। सीसी को क्या बोलते हैं? ml ही बोलते हैं, इसमें आ जाएगा। या फिर इसी को बोलते हैं ग्राम पर ml बोलते हैं इसको, है ना। वैसे A है क्या? A आपका है पैरामीटर, है ना। A क्या है? डिस्टेंस ऑफ एज लेंथ है आपका ना। ध्यान दीजिए, A जो है ये है एज लेंथ। क्लियर बात सब लोगों को? अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 पैरामीटर हैं, 4 पैरामीटर गिवन होगा, एक का पैरामीटर पूछेंगे ना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला मतलब डेंसिटी को यूनिट सेल है, कोई सॉलिड है, उसकी डेंसिटी हम फिजिकली फाउंड आउट कर सकते हैं ना। ठीक है, Z पता था, M पता था, A भी पता था ना। तो इससे एवोगैड्रो कांस्टेंट निकालने में भी सहायता मिली, मतलब एवोगैड्रो कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली गई इससे, है ना। वो भी अपन ने इससे डिटरमाइन की। दूसरी बात जो A होगा, A क्या होता है? एज लेंथ होती है ना। ध्यान दो, कोई भी सॉलिड है उसकी जो एज लेंथ होगी ना यूनिट सेल की, वो निकाली जाती है एक्सरे डिफ्रैक्शन से। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन से तो A निकल गया, Z M पता था अपने को, और Na यहाँ से फाइंड आउट हो चुका था, और डेंसिटी आ जाएगी। अब जो आपकी मेजरली एग्जाम में जो अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे ये बताया तो एक्सपेरिमेंटल तरीका चाहिए थी ना इसके अंदर, जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें मेजरली आपसे पूछेंगे डेंसिटी निकालिए, या फिर नंबर ऑफ एटम्स बताइए कितना होगा इसके अंदर, या फिर इसके साइड एज लेंथ पूछेंगे ना। मतलब कहने का मतलब ये है, इन 5 में से आपको 4 क्वांटिटी गिवन होगी और 1 क्वांटिटी पूछी जाएगी आपसे। यहाँ तो बात क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने के बहुत से तरीके हैं। सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे नदियाँ होती है, गंगा जमुना, है ना। तो जमुना नदी होती है ना, वो क्या है? जमुना नहीं, इसको जमुना याद रखो अपने ना। तो क्या होता है? देखो, जमना आ, जमुना, है ना। तो जमना ऐसे याद कर लीजिए इसको, ताकि आपको इजीली याद हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेंसिटी इज इक्वल टू जमना आ। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर। हालांकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, पर एनसीईआरटी क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक अलग क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद अपन एनसीईआरटी अलग करेंगे। देखिए, अब हम इस फॉर्मूले में बेस एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? इसमें मतलब कंपाउंड हैविंग BCC ज्योमेट्री, BCC मतलब Z की वैल्यू तो 2 दे रखी है आपको, ठीक है। हैव एटॉमिक मास 50, मतलब M की वैल्यू दे रखी है 50 दे रखी है। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल D निकालना है इफ इट्स एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर, ठीक है। पर मैंने और आंसर दे रखे सारे ग्राम पर सीसी में निकालना है ना। तो पिकोमीटर में किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? ग्राम पर सीसी में कन्वर्ट कर, सॉरी,
पिकोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान दो, तो सबसे पहले अपन ये करते हैं कि पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दो, देखो अब 290 पिकोमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। ध्यान दो, तो आपको जब भी ऐसे यूनिट्स ट्रांसफर करने हो तो इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ और बहुत ही ईजी ट्रिक है। ध्यान दो, जो कैसे करना है इसको, 290 पिकोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -12, ठीक है। अब जो कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में करना है। सेंटीमीटर कितना होता है, 10 की पावर -2, जिसमें कन्वर्ट करना है ना उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -2 ऊपर आ जाएगा, 10 की पावर -2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये 10 की पावर -2 छोड़ दो क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में, और बाकी जो है ना ये पूरा सॉल्व कर दो तो कितना जाएगा, देखो 290 इंटू 10 पावर, और ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। बोला समझ में आया नहीं आपको, बहुत ही सिंपल सी बात है। पिकोमीटर और सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, पहले पिकोमीटर 10 के -12 होता है ना। अब इसको जिसमें कन्वर्ट करना है, जैसे जिसमें कन्वर्ट करना है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मिलीमीटर में करना है तो 10 की पावर -3 होता है, तो ऊपर 10 के -3 नीचे 10 के -3 कर दो, ऊपर छोड़ दो, नीचे वाले को सॉल्व कर दो, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया अपने पास, 290 × 10 पावर -10 सेंटीमीटर आ गया। अब डेंसिटी के फॉर्मूले डाल दो, सिंपल सा, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड की वैल्यू दे रखा है बीसीसी मानी 2, एम की वैल्यू दे रखी है 50, एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 50, डिवाइड बाई एन ए की कितने मैंने क्या हुआ था, फॉर सिंपल कैलकुलेशन हियर वी कैन यूज 6 × 10 पावर 23 इंटू दूसरा क्या हो जाएगा अपना, लास्ट क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, इंटू का चाहिए मुझे ए क्यूब, ए हो जाएगा आपके पास 290 इंटू 10 पावर -10 का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर बात सब लोगों को, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 6 × 10 आ जाएगा, इंटू देखो इसको करूँगा अगर 2.9 कर दो 10 की पावर -8 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे मैं 2.9 कर दूँ तो 2.9 का होल क्यूब इंटू 10 पावर -8 का होल क्यूब, -8 जाएगा ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -8, अच्छा -8 का होल क्यूब पूरा ही करके दिखाता हूँ आपको मैं, है ना। तो ये -24 ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। डेंसिटी जाएगा 10 5 100 होगा ना, हाँ 100 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइड बाई 6 इंटू 2.9 इंटू 3 इंटू 10 पावर 23, ठीक है। तो ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, सॉल्व करते कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 6, अब 2.9 किसके बराबर, ऑलमोस्ट 3 के बराबर ही होता है ना, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, ठीक है ना। तो उससे सॉल्व देख लो, अगर आपका आंसर अगर चारों ऑप्शन दूर दूर हैं तो आपका सिंपली ऐसे आंसर आ जाएगा, और अगर आपको एग्जैक्टली आंसर चाहिए तो आपको 2.9 को पूरा ही क्यूब निकालना पड़ेगा, है ना। बाकी 27 से भी आपके जो आंसर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा दूर होते हैं, तो आपको इजीली 3 लोगे तो भी इजीली आपको इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा लगभग 6.89 ग्राम पर सीसी लगभग। बोले बात समझ में आया सब लोगों को, है ना, ठीक है। देखो तो इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, वापस आओ, सिंपल सी बात, अपन ने ये डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया है। डेंसिटी का z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब होता है, और यहाँ से अपन ने इस पूरे फॉर्मूला आया, बस में यहाँ पे अलग क्या किया है, अपन ने पिकोमीटर को सेंटीमीटर बदलना सीखा है, जो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। क्लियर सबको बात यहाँ तक। अब देखो ये क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। अब देखो स्टूडेंट्स, अब इस पे अपन ना NCERT के कुछ एग्जाम्पल्स करते, देखो तो एग्जाम्पल 1.3 देखे पहले, है ना। एग्जाम्पल 1.3 ना, ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ध्यान दो। इसको अपन थोड़े और डिफरेंट टेक्निक से और सिंपल वे से करेंगे, देखना बहुत ईजी है। इसने बोला है एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद एज लेंथ ऑफ दिस, मतलब एज लेंथ आपको ए दे रखी है, ए दे रखा है आपको एग्जैक्टली 288 पिकोमीटर, 288 पिकोमीटर। आपको पता है कि इसके अंदर आपको सेंटीमीटर रखना पड़ता है, सेंटीमीटर में कितना आएगा ये 2.88 इंटू 10 पावर -8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे चेंज करते हैं वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, ठीक है। नेक्स्ट देखो डेंसिटी देखिए इसके अंदर 7.2 ग्राम पर सीसी या cm क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एटम, ठीक है। देखो 208 ग्राम ऑफ एटम में 208 ग्राम ऑफ सॉलिड के अंदर कितने
कितने एटम्स प्रेजेंट है पूछे गए ना। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, है ना, ये होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो अपन क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na करोगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब वेट दे रखा है आपको, कितना दे रखा है वेट 208, वेट दे रखा है 208। अब चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, समझ में आपको। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे तो आप इजीली नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है, डेंसिटी का जो फॉर्मूला अपन ने याद किया था क्या था, जम ना आ, मतलब Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब है ना। इससे अपन क्या करेंगे, m निकालेंगे, बाकी सब चीज नोन है, बस m ही अननोन है। तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया 7.2, ये Z कितना है आपको दे रखा है BCC ना, तो Z की वैल्यू BCC के लिए कितनी होती है, 2 होती है। m अपने को फाइंड आउट करना है, 6 × 10⁻23 होता है, इंटू a कितना है, a दे रखा है आपको 2.88 इंटू 10⁻⁻8 की पावर 3। ये क्या निकालना है, यहाँ से आपको m निकालना। देखो m क्या आएगा, 7.2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 इंटू 2.88 की पावर 3 इंटू 10⁻⁻24, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब यहाँ से आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये एग्जैक्टली आएगा 51 पॉइंट कुछ आएगा, 51.1 ग्राम के लगभग आएगा ना। ये क्या होता है, ये ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना आएगा ना, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से अपने नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो ये नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, वेट दे रखा है आपको एग्जैक्टली 208, तो 208 दे रखा है, और 208 डिवाइड बाई 51.1 जितना भी आएगा एग्जैक्टली ये है ना, ये एग्जैक्टली आपको ऑलमोस्ट 4 के लगभग आएगा। अगर 4 के लगभग आएगा तो 4 इंटू क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 इंटू Na हो जाएंगे। ठीक है, और कितना होता है 4 इंटू 6 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, जो इक्वल टू कितना आएगा, ऑलमोस्ट 24 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। इतने एटम्स होंगे। बोले समझ में आई नहीं आई, इसका मतलब इस वाले एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या करना पड़ा, इस फॉर्मूले से, ये जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा जमना वाला, डेंसिटी इज इक्वल टू जमना, ये जो फॉर्मूला पढ़ा, इस फॉर्मूले से क्या किया अपन ने, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट आया तो अपन नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में रख दिया, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई टोटल वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट किया अपन ने, यहाँ से मोल्स आए, मोल्स इंटू Na किया तो क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ठीक है, अब इसके बाद करते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1.4। ठीक है, देखो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना डेंसिटी के फॉर्मूले पे ही हैं। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1.4। एग्जाम्पल नंबर 1.4, इसने बोला है कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज, एक्स-रे डिफ्रैक्शन से एज लेंथ निकाली जाती है। एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्टडीज शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल विथ एज लेंथ दिस मच। ठीक है, FCC मतलब Z की दे रखी है आपको 4 दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है एज लेंथ, एज लेंथ मतलब आपको दे रखा है A की एग्जैक्टली दे रखी है आपको 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर ना, -8 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, आगे आगे पढ़ते देखो। इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट कॉपर इज डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी ऑफ दिस। किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट से कॉपर की डेंसिटी निकाली गई जो थी 8.92 ग्राम पर cc, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसने बोला है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, ना आपको निकालना है कॉपर का m। अब मुझे पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जमना। बहुत बढ़िया, देखो डेंसिटी कितनी रहेगी 8.92, ये ग्राम पर cc में होती है, तो यहाँ पे z कितना आ गया 4, और एटॉमिक मोलर मास निकालना है अपने को, ये ग्राम पर मोल अपने आप आएगा, ये 6 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। और A जो होगा, A कितना रखना पड़ेगा आपको 3.608 इंटू 10⁻⁻8, इसका होल क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ से m आएगा 63.1। ठीक है ना, ये ग्राम पर मोल में आता है। और यही अगर एक एटम की बात करी जाए तो यही इसको एटॉमिक मास यूनिट मतलब यूनिफाइड मास में क्या बोलेंगे, सेम की सेम वैल्यू आती है ना, तो 63.1 U आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 1.5।
नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 1.5, सब सेम एग्जांपल्स है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। एक ही फॉर्मूले को आपको रिवाइज कराया बार बार इसने। एग्जाम्पल नंबर 1.5, इसका मतलब आपको जो फॉर्मूला है उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी, फॉर्मूला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अब ये क्वेश्चन आते भी एग्जाम में ना सीधा फॉर्मूला बेस से, फिर भी एग्जाम में क्यों आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग, थोड़ा कैलकुलेशन हल्की सी ज्यादा है इसके अंदर ना, पर एक बार आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा टफ भी नहीं है ना। राउंड ऑफ लेते करोगे तो जैसे 6.022 को अपन ने क्या लिया, 6 ले लिया, ठीक है। इसमें तो क्या बोला है, सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस एंड एक्स स्टडीज दैट शोज दैट द एज लेंथ देखिए इतना, ठीक है। सीसीपी मतलब जेड की वैल्यू दे रखा है आपको 4, क्योंकि सीसीपी एफसीसी एक ही बात होती है। नेक्स्ट ए दे रखा है आपको 408.6 पीएम पिकोमीटर, जो आप कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो आएगा ये आपके पास 4.086 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद इसने बोला है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर, और एटॉमिक मास दे रखा है 107.9, मतलब 108 के लगभग दे रखा है, ठीक है। इस एग्जाम में इसे 100 आपको एटॉमिक मास दे रखा है, एम दे रखा है 107.9 यू। आप एग्जाम में चेक कर लिएगा, चारों ऑप्शन दूर दूर है तो आप इसको सीधा 109 और 108 रख लो, है ना, ताकि सिंपल कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है। अब फॉर्मूला रखेंगे हम डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वही जमना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको इंपॉर्टेंस दिखाई दे रही होगी इसकी, देखो डेंसिटी निकालनी है, ये 4 दे रखा है, m क्या दे रखा है 107.9, 108 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। n दे रखा है 6 × 10⁻23 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में a क्यूब, a कितना दे रखा है आपको 4, ये 4.0 का सिर्फ 4 भी ले लोगे ना तो भी आंसर आ जाएगा, आप सिर्फ 4 लोगे तो भी सेम आंसर आ जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप चेक कर लीजिए पहले, अगर आंसर्स अगर दूर दूर हैं तो आप आराम से 4 लेके सॉल्व कर सकते हो, आंसर बिल्कुल पास तो 4 आपको एग्जैक्टली वैल्यू लेनी पड़ेगी, बट मोस्टली 95% क्वेश्चंस के अंदर, इन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आप राउंड ऑफ लेस कर सकते हो आराम से। यहाँ मैंने 6 से लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ से एग्जैक्टली आंसर आएगा 10.5 ग्राम पर सीसी। सर मैं आपको इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे अपन, डेंसिटी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 108, 6 × 10⁻23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 क्यूब 64 इंटू 10⁻23 आ जाएगा, -24 कटेगा तो ऊपर एक 10 बच जाएगा, बस सॉल्व करना है फटाफट से, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसे करेंगे अपन इसके अंदर इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, आपको दे रखे इसके इन टेक्स्ट। अपन इस चैनल पे इस वाले सीरीज के अंदर सारे एग्जाम्पल, सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और सारे जो पीछे के एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो भी करेंगे, साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो अलग से क्वेश्चंस है वो भी पढ़ेंगे। ऐसे इसके बाद कल नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, लेक्चर नंबर 8 जो आएगा, उसके अंदर पूरा एनसीईआरटी के काफ़ी ऊपर लेवल जाना पड़ेगा अपने को ना। उसमें आपको बताएंगे ऐसे NaCl हुआ तो NaCl के अंदर कहाँ पे एटम्स होते हैं, Na कहाँ होता है, Cl कहाँ होता है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर Na का होता है, क्या कोऑर्डिनेशन Cl का होता है, सब उसके अंदर आएगा ना। तो अपन डिटेल एनसीईआरटी डिटेलें पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको भी डिटेलें पढ़ेंगे अपन ना, मतलब कहीं पर कोई भी चीज़ छोड़ेंगे ही नहीं अपन। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, what is the 2-dimension coordination number of a molecule in a square closed packed layer। तो आपको पता है स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है ना। और जो हेक्सागोन क्लोज पैकिंग इन 2D होता है उसमें 6 होता है, याद करो, है ना। तो फर्स्ट जो होगा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर बात सब लोगों, देखिए ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2D है ना। और आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2D जो होता था उसका आता है 6। ये अपन ने डिटेल में पढ़ा है आगे, है ना, कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होता है, सब डिटेल में पढ़ा हुआ है अपन ने ये पीछे, ठीक है। अभी तो अपन सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ने बोला एक कंपाउंड है ना, अ कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। देखो अगर आप 0.5 मोल लोगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 14 था, अब ये 15 पढ़ेंगे अपन, ध्यान दो। अगर आपने 0.5 मोल दे रखा है तो टोटल
नंबर ऑफ एटम्स जो आएंगे ना, ये आएगा 0.5 मोल इंटू Na। ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, सिंपल है ना। अब नेक्स्ट ने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स पूछे हैं। अब देखो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होंगे ना, ये भी सेम ही रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे ना, ये इसके डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0.5 इंटू Na इंटू 2 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स होंगे ना, वॉइड्स, वो क्या आएगा, टीवी प्लस ओवी, टीवी प्लस ओवी आएगा, तो क्या आएगा 0.5 Na प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 Na, तो एग्जैक्टली ये क्या आएगा 1.5 Na हो जाएगा, बस सिंपल, समझ में आया। और अगर Na की वैल्यू पूछेगी तो Na की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, 6 × 10⁻23, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, नेक्स्ट है इसके अंदर, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स M एंड N, ठीक है। N जो है वो CC बना रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत इजी है। जो M है, N है वो CC बना रहा था, N तो हो जाएगा 4, कि CCP फॉर्म कर रहा है, और M जो है वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब M जो है ये 1/3 ऑफ टेट्रा के तो डबल होते हैं, तो 4 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8/3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब M और N का फॉर्मूला क्या होगा, तो M आ गया 8/3 और N आ गया कितना, 4 आ गया, ठीक है। इस पूरे को 4 से डिवाइड कर दोगे और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 2/3 और ये N हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, M2 N3, तो आपका आंसर आ जाएगा M2 और N और 3, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद में, इसमें कुछ डाउट है क्या, बहुत सिंपल चीज़ है, देखो क्या बताया मैंने, M और N बताया, N जो है CCP बोला इसने, तो CCP बोलेंगे तो कितना होता है, 4 हो गया। M जो होगा ये बोला इसने 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल 8 हो गए, इंटू 1/3 करते हैं, यहाँ से 8/3 आ गया, इसको यहाँ पुट कर दिया। इसको सिंपलेस्ट सिस्टम में कैसे लेके आएंगे, पहले ना 4 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया और यहाँ पे 3 आ गया, बस क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M2 N3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें बोला है कि विच द फॉलोइंग लेटिस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी। फर्स्ट है सिंपल क्यूब, सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूब और थर्ड है हेक्सागोनल पैक्ड लेटिस। आपने वो पता है, देखो हाईएस्ट जो होता है ना वो HCP में या फिर CCP में, और इसी को बोलते हैं FCC। इसमें हाईएस्ट होता है वो होता है 74%, ठीक है। अगर बात करी जाए सिंपल क्यूब की तो कितना था 52.4%, और बात की जाएगी बॉडी सेंटर्ड की तो कितना होता है 68% होता है। ये आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, ये है 18। देखो इसमें यहाँ पे से डेंसिटी का क्वेश्चन आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एन एलिमेंट विथ मोलर मास इतना, मतलब आपको दे रखा है मोलर मास दे रखा है, वो दे रखा है केजी पर मोल में दे रखा है, ठीक है। फॉर्म्स अ क्यूबिक लैटिस विथ एज लेंथ ऑफ दिस इफ डेंसिटी दे रखा है, अच्छा डेंसिटी केजी दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है जमना। अब मैंने कहा था ये ग्राम पर सीसी में आता है, क्योंकि ये ग्राम में होता है। अब क्या है ना, ये भी केजी में दे रखा है, ये भी केजी में दे रखा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अपने आप कट जाएगा सारा। देखो तो डेंसिटी दे रखा है आपको एग्जैक्टली 2.7 × 10⁻3, ठीक है। मोलर मास दे रखा है और दे रखा है, और नेचर ऑफ क्यूब बचा है। नेचर ऑफ क्यूब का मतलब क्या है, आपसे Z पूछा है, Z से नीचे कैसे पता लगेगा, अगर Z की वैल्यू 1 आ गया तो सिंपल क्यूब,
2 आ गया तो बॉडी सेंटर, 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, सीसीपी हो जाएगा या एफसीसी हो जाएगा, सॉरी 4 आ गया तो सीसीपी हो जाएगा या एफसीसी हो जाएगा, ठीक है। अब इसने मोलर मास दे रखा है आपको एग्जैक्टली 2.7 × 10⁻², 2.7 × 10⁻² दे रखा है, और नीचे आ जाएगा अपना Na क्या 6 × 10⁻23 आ जाएगा, और साइड लेंथ एज लेंथ भी दे रखी होगी आपको, ये दे रखी है 4.408 मतलब 4.05 × 10⁻, माइनस सेंटीमीटर में करना है मीटर में करना है, अच्छा मीटर में रखना है, तो यहाँ मीटर तो ये मीटर में आएगा देखो, तो ये 405 × 10⁻12 बस, सेंटीमीटर में नहीं करना है, क्योंकि ये जो चीज़ दे रखी है ना, ये आपको दे रखी है kg/m³ में दे रखा है, तो ये किस में हो गया, ये kg में आ गया, और ये किस में आ गया, ये मीटर³ में आ गया। यहाँ से z फाइंड आउट करो तो एक्जैक्टली z की वैल्यू आएगी 4, और 4 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, जो नेचर हो जाएगा आपका वो आएगा CCP या फिर FCC, एक ही बात है वो। बोले यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल लेक्चर है, जो नीट और नीट जेईई मेंस इवन जेईई एडवांस तक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना। और नीट में तो बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर ना, ठीक है। उसमें क्या पढ़ेंगे अपन कि कोई भी अगर लैटिस बना है, कोई आयनिक लैटिस है, तो उसमें कैटायन और एनायन किस किस पोजिशंस में आएंगे, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है तो कितनी दूरी पे रहेगा, कोने से कितनी दूरी पे रहेगा, क्या उसके कोऑर्डिनेशन से NaCl बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसके अंदर। जैसे NaCl में Na कहाँ होंगे, Cl कहाँ होंगे, Na का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, उसके लिए Z की वैल्यू क्या होती है। अब उनके क्या होता है, उसके अंदर भी अपने को ये Z डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ अपन सीखेंगे जैसे NaCl के लिए डेंसिटी कैसे यूज़ करेंगे, Z क्या आएगा उसमें, मोलर मास क्या लेना है NaCl के लिए, समझ रहे हो आप लोग, है ना। तो वो सब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मानना। ये चैप्टर जहाँ तक अपन ने पढ़ा था, जितना यहाँ तक पढ़ा था उतना इंपॉर्टेंट है, उतना ही अकेला वो नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट है। तो आप नेक्स्ट क्लास को ढंग से देखिए, और यहाँ तक आप लोग सब ढंग से पढ़िए। NCERT के यहाँ तक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके नेक्स्ट क्लास के लिए आप यहाँ तक पूरा पढ़ के आइए, वापस पूरा पढ़ोगे तब जाके आपको नेक्स्ट